हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज दिव्यांशु पांडे। आप सभी का वेलकम करता हूं बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम जानेंगे क्लास 9 के इंपॉर्टेंट चैप्टर हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन को। और इस कंप्लीट सेशन में आप फोर्सेस के बारे में, मोशन के बारे में और न्यूटन ने जो टोटल 3 लॉज दिए हैं उसको हम कवर करेंगे। साथ ही साथ एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स को भी लगाएंगे। तो मैं आपसे चाहूंगा कि पूरे सेशन में आप सभी बने रहिए अपने कॉपी और पेन को लेकर। मेरा नाम दिव्यांशु पांडे है और मैं आपका टीचर। तो चलिए शुरुआत करेंगे। डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो फोर्स होती है वो एनर्जी से डिराइव रहा करती है। हमारे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं और उनमें जब एनर्जी आ जाती है तो वो मोशन करते हैं। एनर्जी फोर्स को जन्म देता है और फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में मदद किया करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज ईदर एट रेस्ट और इन मोशन, वेदर इट इज अ फुटबॉल बीइंग किक्ड, a car accelerating on a road, or a rocket launching into a space. All these motions are influenced by forces. दो ही कंडीशंस हो सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट पे हो, यानी कि अपने पोजीशन पर बिल्कुल खड़ा हुआ हो, या फिर बैठा हुआ हो, यानी कि उसमें कोई भी मोशन ना हो, या फिर दूसरा उसमें मोशन आपकी हो सके। जैसे कि यहाँ पर आप अपने फुटबॉलर, फेवरेट फुटबॉलर लियोनेल मेसी को देख रहे हैं। वो अब फोर्स लगाकर उनके बॉडी में जो एनर्जी है उसको एक्सेलरेट करके उस फुटबॉल पर जैसे वो किक मारेंगे तो उस जो वो फुटबॉल है अभी इसका जो पोजीशन है वो रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट से आपका एक्सेलरेट होकर मोशन पे आएगा। इसी तरीके से जैसे वेट लिफ्टर भी होते हैं, वेट आपका जो रहता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन आप जब अपोजिट फोर्स लगाते हो और वो फोर्स जब उस ग्रेविटी की वैल्यू से ज्यादा हो जाता है तब आप उस वेट की जो है पोजीशन को उसके इनिशियल पोजीशन से चेंज कर सकते हो। तो ये आपके फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके एग्जाम में आए व्हाट इज फोर्स, तो आप क्या लिखोगे। सो फोर्स, अ फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन सेट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मोशन, यानी कि फोर्स लगाकर आप किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए बाइसिकल चल रही है तो फोर्स लगाकर आप उसको रोक सकते हैं। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त साइकिल चला रहा है तो आप पीछे से उसको पकड़कर उसकी स्पीड को रोक भी सकते हैं। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि फोर्स में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, यानी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटीज टू टाइप्स की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वहीं पर वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपका रहा करता है, जैसे कि फोर्स। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपको मैंने कुछ दिया, जैसे हमारे घर में रोटियां बनती हैं आटे से, तो आटे को हम गूंथते हैं फिर गोल गोल उसको बनाते हैं, तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप को हम बदल सकते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल रहा, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी शेप आप चेंज कर सकते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी मीनिंग इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इन बातों को लिखिएगा। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप अपने आंसर को अगर इस तरीके से पॉइंट वाइज में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। तो इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती, क्योंकि आइजैक न्यूटन ने फोर्स को और न्यूटन के थर्ड लॉ को डिराइव किया हुआ था। यानी कि जो इसकी यूनिट न्यूटन है, कैपिटल एन है, उसको हम फोर्स से डिराइव करते हैं। यानी कि न्यूटन को आप जब कहीं भी आपको न्यूटन दिख जाए तो समझ लीजिए वहां पर फोर्स की बात आपकी हो रही है। और जब भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में लगेगा या तो उस ऑब्जेक्ट को वो रेस्ट में रख देगा या फिर उसको मूव करवाएगा, यानी कि उसमें मोशन आपका उत्पन्न कर देगा। नेम्ड आफ्टर सर आइजैक न्यूटन। A spring balance is commonly used to measure the magnitude of force। जैसे स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा, उसमें कोई चीज आप लटका दीजिए तो उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड को बता देता है कि ये इतने ग्राम का है या फिर किलोग्राम का है। इसी के साथ
फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं F इक्वल टू एम ए। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक ब्लॉक है जिसका कुछ मास होगा, ठीक है, मास ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो मास मास कुछ ना कुछ होगा आपका, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, कुछ भी। तो जब आप उसमें फोर्स लगाएंगे, जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा, यानी कि एसेलरेट होगा। अब उसमें जो है आपकी वेलोसिटी आएगी, वो एसेलरेट होगा। जीरो से एसेलरेशन आपका कुछ ना कुछ वैल्यूज पर पहुंचेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं फोर्स की अगर आपको डिफिनीशन देनी हो, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसेलरेशन। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसेलरेशन, यानी कि मास का मल्टीप्लाई एसेलरेशन से अगर आप कर देते हैं तो आपको फोर्स की यूनिट मिल जाएगी। और जो भी फोर्स की यूनिट होगी तो आप जो वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू के साथ आप कैपिटल एन लिखना ना भूलिएगा। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी हम यूनिट को लिखते हैं या फिर आप कैपिटल एन लिख दो, अगर आपके न्यूटन ही लिखना है तो कभी भी न्यूटन को यानी कि उसके फुल फॉर्म को हमेशा हम स्मॉल लेटर में लिखा करते हैं और यूनिट को कैपिटल एन से लिखते हैं। और इसी के साथ आपके एनसीईआरटी की बुक में 1 न्यूटन के बारे में भी बताया गया है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 किलोग्राम है, ठीक है, उस पर 1 किलोग्राम पर फोर्स लगाकर उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेट कर देते हो तो उस फोर्स को 1 न्यूटन कहेंगे। यानी कि अगर किसी 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करने में लगा हुआ फोर्स, ठीक है, 1 न्यूटन आपका कहलाता है। अब फोर्स में आपके 2 टाइप्स होते हैं, एक बैलेंस फोर्स, एक आपका अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस अनबैलेंस क्या होता है, चलिए हम इसको समझते हैं। बैलेंस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो देखिए मैग्नीट्यूड में तो इक्वल रहेंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट रहेंगे। इनके इफेक्ट्स क्या होंगे, नेट फोर्सेस बिकम जीरो। आप कहेंगे सर कैसे, जैसे मान लीजिए टग ऑफ वॉर है, यानी कि जो रस्सा कसी नहीं होती है, 5 लोग उस तरफ है 5 लोग इस तरफ है, दोनों रस्सी को खींच रहे हैं, लेकिन उसका जो मिडिल पॉइंट वो मिडिल में ही है, ना वो इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो नेट फोर्स आपकी जीरो हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि ये बैलेंस में है। जैसे तराजू होता है, ठीक है, तराजू आपने लिया, 1 किलोग्राम इधर रख दिया, 1 किलोग्राम मान लीजिए वेजिटेबल आपने रख दिया और दोनों बैलेंस हो गए, तो वहां पर उसको हम बैलेंस फोर्स कहेंगे, जहां पर नेट फोर्स आपकी जीरो हो जाती है। ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट कंटिन्यूस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई चीज आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वहां पर भी उसको हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। नो एक्सेलरेशन इज, देखिए जब कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी तो एक्सेलरेशन कहां पर रहेगा, एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और फिर वो 20 पे पहुंच गया, तब यहां पर आप कह सकते हैं 20 - 10 = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, वो आपका एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जब यूनिफॉर्म हम एक्सेलरेशन करते हैं और वहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी को वो ले रहा है तो हम कहेंगे वहां पर आपका बैलेंस फोर्स है। फॉर एग्जांपल टग ऑफ वॉर वेयर बोथ टीम्स पुल विद द इक्वल फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स की बात करें, व्हेन फोर्सेस आर अनइक्वल दे बिकम अनबैलेंस। फॉर एग्जांपल अब इसमें क्या होगा, इसके इफेक्ट में नेट फोर्स जो है जीरो हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि टग ऑफ वॉर कर रहे हैं, सामने वाला आपका 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इस तरफ वाले 30 लगा रहे हैं ना, तो यहां पर ये अनबैलेंसिंग हो गई ना। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा और मोशन भी आपका लगातार चेंज होता जाएगा, यानी कि वेलोसिटी एक जैसी नहीं रहेगी। If two forces act in opposite directions, the net force equal the difference between them. If they act in the same direction, the net force equal their sum. अगर एक ही डायरेक्शन में आप कोई फोर्स लगा रहे हो, मान लो ब्लॉक रखा गया है, अब 2 लोग आ जाते हो, 2 लोग उस ब्लॉक को धक्का देते हो, ठीक है, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसने भी 10 का लगाया, तो 10 + 10 = 20 न्यूटन आपका हो गया। सेम डायरेक्शन में जो नेट फोर्सेस होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, वहीं पर अपोजिट में आप उसको माइनस कर दोगे। जैसे इसमें आपका ऊपर वाले में 300 है, तो ये आपका बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। अब ये लड़का जो है 100 का लगा रहा है और ये 3 जो है 300 का लगा रहे हैं, तो यहां पर आप 300 - 100 कर देंगे तो आपका 200 न्यूटन जो है नेट फोर्स आपका आ जाएगा। तो बैलेंस अनबैलेंस के बारे में आप समझ गए होंगे। इसी के साथ जब भी हम फोर्स, मोशन, न्यूटन के लॉज आपके पढ़ते हैं तो उसमें आपको इनर्शिया या फ्रिक्शन देखने को मिला करता है। हिंदी में इसको हम सभी घर्षण कहते हैं। बिना फ्रिक्शन के हम सभी कभी भी चल नहीं पाएंगे, ठीक है,
चलने के लिए एक नॉर्मल फ्रिक्शन की जरूरत जरूर रहा करती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? सो फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि जब भी हम मोशन करते हैं, मान लीजिए आप पैदल पैदल चल रहे हो, तो जब आप आगे चलोगे तो एक आपका जमीन पर फ्रिक्शन फोर्स रहेगी जो आपके अपोजिट एक्ट करेगी। ठीक है, अपोजिट आपके एक्ट करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन क्या है? हमें चलने में मदद करती है। ऑल अलाउस व्हीकल टू मूव, इससे व्हीकल आपके चल पाते हैं। अब आप कहेंगे सर व्हीकल तो उसमें इंजन लगता है या फिर डीजल पेट्रोल डालते हैं तब चलता है, ऐसा नहीं है। जहां पर फ्रिक्शन आपका नहीं होता है या फिर फ्रिक्शन बहुत कम होगा ना, तो वहां पर क्या होता है, जो गाड़ियां होती हैं वो फिसलने लगती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वीडियोस में, बहुत सारी गाड़ियां हिमालय पे जाती हैं, मनाली सब जाते हैं अपना टूर मनाने ना गर्मियों की छुट्टी में, तो वहां पर गाड़ियां क्या करती हैं, अपने पोजीशन से फिसलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सरफेस आपका है वहां उसकी फ्रिक्शन बहुत ही कम है, और जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वहां पर आप चल नहीं पाएंगे, आपको चलने में काफी कठिनाई होगी। इनेबल्स राइटिंग ऑन पेपर, प्रिवेंट स्लीपिंग। ठीक है, तो देखिए हमको स्लीपिंग से यानी कि फिसलने से रोकती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, भारी ज्यादा चीजें हो जाएंगी। फ्रिक्शन कम हो गया तो स्लिप आपका करेगा, इसीलिए बैलेंस फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। डिसएडवांटेज क्या है? ये हीट आपकी प्रोड्यूस करती हैं। ओके, अब गाड़ी का टायर चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आप देखते होंगे टायर आपका ब्लास्ट हो जाता है या फिर उसमें आग भी लग जाती है। कॉजेज वियर एंड टीयर, रिड्यूसेस इफिशियंसी ऑफ मशीन्स, स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट सरफेस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फ्रिक्शन। बिल्कुल सही है, रफ सरफेस है तो वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल है तो ठीक रहेगा, और ज्यादा आपका स्लीपरी है तो वहां पर फ्रिक्शन आपका कम रहेगा। स्मूथ सर्फेसेस हैव लेस फ्रिक्शन देन रफ सर्फेसेस। तो ये कुछ डिसएडवांटेज आपको पता होने चाहिए, जिससे कि वाइवा हो तो आप बता सकें, और जब एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप उसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाएं। इसी के साथ आपके एनसीईआरटी में मल्टीपल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। अब ऐसा आप कभी ना सोचिए कि कोई ब्लॉक दिया है आप उसको पुश कर रहे हैं या फिर उसको आप उठा रहे हैं तो दो ही फोर्स काम कर रही है, एक आप कह देंगे सर फ्रिक्शन काम कर रही है, दूसरा आप कह देंगे सर जो हम इस पे अप्लाई फोर्स कर रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं होता, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्स आपकी लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर आपने क्या किया, अप्लाइड फोर्स लगा दिया। ठीक है, कुछ ना कुछ न्यूटन से आप लगा देंगे। ग्रेविटी भी तो इस पे काम करेगी, ग्रेविटी इसको क्या करेगी, नीचे की तरफ इसको पुल करेगी, खींचे रहेगी, पकड़े रहेगी। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट की जो वेट है वो 5 किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम वेट से ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचा रहेगा, पकड़ा रहेगा ना। उससे ज्यादा जब आप लगाएंगे तभी उसको आप उठा पाएंगे। जब ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर काम करेगी तो ये जो ब्लॉक का एक फोर्स रहेगा जिसको नॉर्मल फोर्स कहेंगे, वो इसके अपवर्ड्स 90 डिग्री के ऊपर जो है कार्य करेगी। वहीं पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी काम करेगी, जिससे कि आप इस ऑब्जेक्ट को आगे ना बढ़ा पाए या फिर उठा ना पाए। और आपका फोर्स, आपका अप्लाइड फोर्स जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तभी उस ब्लॉक में, उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आपका आ पाएगा। तो यहां पर कहा गया है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट बीइंग पुश्ड अपार्ट फ्रॉम द अप्लाइड फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सम अदर फोर्सेस में ऑल्सो बी एक्टिंग ऑन इट, जैसे कि फिगर 6.11 में आप देख पा रहे हैं। वन ऑफ दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज द वेट, and the other is the force exerted by the surface on which it is placed called the normal force. The weight acts its downwards direction whereas the normal force act in the upward direction. तो ये सब चीजें एमसीक्यूज में और असर्शन रीजन में काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखते चलिए। अब जब भी हम फोर्स मोशन की बात करते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है ग्राफ में भी पूछा जाता है, जिसको आपको बनाना पड़ेगा और आपको ये ग्राफ रीडिंग आनी भी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में भी हम जानते हैं। सबसे पहला आप फिगर 6.1.5 को देखिए। यहां पर आपके 2 ग्राफ्स हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर टाइम पोजीशन ग्राफ है और यहां पर आपका टाइम वेलोसिटी ग्राफ दिया गया है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा तो ये 2 ग्राफ्स आपके पोजीशन टाइम के और वेलोसिटी टाइम के बन जाएंगे। पहला ग्राफ क्या कहता है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। भाई जब रेस्ट पे रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो क्या उसकी पोजीशन चेंज होगी? आप कहेंगे नहीं होगी। ठीक है, टाइम चाहे जितना बढ़ता जाए लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होगी।
वहीं पर क्या वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो रेस्ट पर है। तो ये आप इस पर अपना ग्राफ बना लीजिएगा, या फिर ग्राफ जब ऐसा आए और वो पूछें डिफाइन द ग्राफ, तो आप उसको लिख सकें। अब चलिए फिगर 6.16 पर अगर हम चलें, तो यहां पर भी पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, लेकिन यहां पर कंडीशन डिफरेंट है। पहले ग्राफ से हम क्या समझ रहे हैं कि पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, पोजीशन टाइम अब देख लीजिए, जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आप बढ़ाएंगे तो पोजीशन भी आपकी बढ़ेगी समय के साथ। वहीं पर जब आप वेलोसिटी को सेम रख देंगे, ठीक है, वेलोसिटी को आपने सेम रख दिया, तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपका ये हो जाएगा। इसके बारे में जाने रहिए। अब क्वेश्चन आप सभी ये पूछते हैं कि सर हमारे बुक में नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, तो नेट फोर्स होता क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। तो देखिए, नेट फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फोर्सेस परफॉर्मिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो फोर्स तो आपका लगता ही लगता है, जैसे कि अप्लाइड फोर्स लग जाएगी या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग जाएगा। ठीक है, अप्लाइड फोर्स आप नहीं भी लगा रहे तब पर भी उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा, और साथ ही साथ मल्टीपल फोर्सेस होती हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल और नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब यहां पर कहा गया कि नेट फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फोर्सेस परफॉर्मिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहां पर आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में आपको 5 न्यूटन्स के फोर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर 5 + 5 यानी कि 10 न्यूटन आपका हो जाएगा। इसको आपने ऐड कर दिया। ठीक है, डायरेक्शन एक है। ठीक है, मान लीजिए आपने धक्का दे रहे हैं किसी चीज को, 2 या 3 लोग आके धक्का दे रहे हैं उसको, स्पीड भी बढ़ेगी उसकी, एक्सेलरेट भी करेगा वो, और साथ ही साथ जो नेट फोर्स होगा, जो भी अप्लाइड फोर्सेस है उनका सम हो जाएगा। लेकिन जब दो फोर्सेस अपोजिट एक्ट करेंगी, तो उनके नेट फोर्स को हम कैसे देखेंगे? बड़े में से छोटा आपका माइनस कर देंगे। जैसे 10 में से 7 माइनस कर दिया, तो नेट फोर्स आपका 3 न्यूटन आ गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें आप सभी। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब चलिए नासा की तरफ भी चलते हैं। एनसीईआरटी तो आप सभी पढ़ते हैं, थोड़ा आपको 1 स्टेप अहेड में लेकर चलना चाहता हूं, क्योंकि टीचर वही होता है जो आपको वो दिखाए जो सिर्फ बुक नहीं दिखाती, जो स्कूल नहीं दिखाता, बल्कि जो रियल कॉन्सेप्ट हैं उनको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो नासा जो अमेरिका की प्रेस्टिजियस स्पेस एजेंसी है, वो कहती है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सर आइजैक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट। यानी कि फिजिकल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उस ऑब्जेक्ट पर लगा होने वाला फोर्स। अंडरस्टैंडिंग दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अस विद द बेसिस ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। अब चलिए न्यूटन के टोटल 3 लॉज को हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम 1 बाय 1 इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला लॉ क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट remains at rest and an object in motion remains in motion at constant speed and in straight line unless acted on by a unbalanced force। इससे पहले के चैप्टर जो आपने मोशन पढ़ा होगा, वहां पर आपने लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जब भी आप किसी लीनियर मोशन को लेते हो तो उसमें डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वही यहां पर कहा गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो अपना कांस्टेंट स्पीड से मूवमेंट करेगा अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी कि आप कह सकते हो कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और दैट ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन मोशन अनटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो 10 मीटर पर सेकेंड या फिर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड के साथ, वो भी स्ट्रेट लाइन में। तब तक चलेगा जब तक उस पर कोई आप फोर्स अप्लाई ना कर दो। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तब तक चलेगी भाई जब तक आप उस पर ब्रेक अप्लाई ना कर दो, या फिर उसकी स्पीड तब चेंज होगी जब आप उसको कम या ज्यादा ना कर दो, या फिर जब तक उसमें जो है आपका फ्यूल खत्म ना हो जाए। ये चीज होती है। सेकंड लॉ की तरफ चलेंगे। अब सेकंड लॉ में आपको फोर्स, मास और एक्सेलरेशन ये तीनों देखने को मिलेगा, यानी कि F = ma देखने को मिलेगा। सो द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई ऑन इट। ठीक है, एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट के मास पर और उसके फोर्स पर। ठीक है, अब देख लो,
अगर मान लीजिए आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट आपके 10 किलोग्राम का है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, F इक्वल टू एम अपॉन ए कर लोगे तो आपका निकल जाएगा। और अगर आप उस मास को आपने डबल कर दिया, 20 किलोग्राम कर दिया, तो क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले जैसी रहेगी कि बदलेगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि आपने मास इंक्रीज कर दिया है। आप डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, लेकिन अगर मास को अगर आपने 10 किलोग्राम से कम कर दिया तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन आपका मास पर डिपेंड करता है और फोर्स पर डिपेंड करता है, इस बात का ध्यान रखिए। थर्ड आपका लॉ क्या कहता है? whenever one object exert a force on another object, the second object exert an equal and opposite on the first। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, every action has equal and opposite reaction। ठीक है, तो तीन को आपने जान लिया है। अब चलिए काफी अच्छे तरीके से इसको हम पढ़ भी लेते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया, चौक ना जाइएगा, अरे भैया ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया फ्रिक्शन ही होता है। ओके, सो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन remains in motion at constant speed and in straight line unless acted on by a unbalanced force। unbalanced force यानी कि एक्सटर्नल आपका फोर्स है। इसमें यह भी कहा गया है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बात कही गई है। unless compelled to change its state by the action of extended force, this tendency to resist changes in the state of motion is inertia। यानी कि जो मोशन की टेंडेंसी को चेंज करने की कोशिश करती है उसी को इनर्शिया कहते हैं। इफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस कैंसल ईच अदर आउट देन देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इफ देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देख लो, सैटेलाइट्स आपने देखी होंगी, टीवी में देखी होंगी, तो सैटेलाइट कैसे काम करती हैं? इसी लॉ ऑफ न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पर, फर्स्ट लॉ पर आपकी काम करती है। मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसको फेंका, थोड़ी दूर जाकर वो गिर जाएगा, और आपने फोर्स लगाया, थोड़ी और दूर जाकर गिर जाएगा, उससे भी तेज फोर्स आपने लगा दिया, फेंक दिया उसको, थोड़ी और दूरी वो डिस्टेंस को कवर करके वो फिर रुक जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने इतना फोर्स लगाया कि वो ऑब्जेक्ट, जैसे हमारी अर्थ क्या है, फ्लैट नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल है, तो जब हॉरिजॉन्टल हमारी अर्थ है, आपने फोर्स ऐसा लगाया कि वो जो हॉरिजॉन्टल लेयर है उसके पैरेलल वो चल रही है। मान लीजिए आपने गेंद ले ली, उसको काफी तेजी से फेंक दिया, और अर्थ के हॉरिजॉन्टली वो आपकी ट्रेवल कर रही है, और वो जब पैरेलली आपकी वो ट्रेवल करने लगेगी तो वो कभी भी अर्थ पर लौट के नीचे नहीं आएगी। लेकिन उसमें किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से आपको फेंकना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको फेंकना होगा। उसी स्पीड से सैटेलाइट को आपका फेंका जाता है, मतलब आपका लॉन्च किया जाता है रॉकेट के माध्यम से, और फिर वो लो अर्थ ऑर्बिट में हमेशा टहलती रहती है, चक्कर मारती रहती है। एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्विंग एरोडायनेमिक्स, द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन व्हेन अ पायलट चेंजेस द थ्रॉटल सेटिंग ऑफ एन इंजन, द मोशन ऑफ अ बॉल फॉलिंग डाउन थ्रू द एटमॉस्फेयर, a model rocket being launched up into the atmosphere, the motion of a kite when the wind changes। अब चलिए इनर्शिया को भी हम देख लेते हैं। तो इनर्शिया के आपके जो मतलब मोशन को रेजिस्ट करता है वही आपका इनर्शिया कहलाता है, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अ बुक ऑन अ टेबल वोंट मूव अनलेस पुश्ड, अ बॉल रोलिंग कीप्स रोलिंग अनलेस समथिंग स्लोस इट, अ कार टर्निंग क्विकली मेक्स यू लीन sideways। So these are the inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction। अब न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ चलेंगे, जिसमें मास भी आएगा, फोर्स भी आएगा, एक्सेलरेशन भी आएगा। इसकी डिफिनेशन क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से ये एयरप्लेन है, फोर्स इसमें आप लगा रहे हो, ठीक है। फोर्स चेंज ऑफ मोमेंटम विथ चेंज ऑफ टाइम, तो डिफरेंस फ्रॉम फोर्स m1v1 माइनस m0 mv0 अपॉन t1 माइनस t0, t टाइम है, x लोकेशन है, m मास है, v वेलोसिटी है, ठीक है। इस तरीके से विथ कांस्टेंट मास यहाँ पर दिया है, तो आपको जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो F इक्वल टू ma आएगी, यानी कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन
जहां पर आपका फोर्स को F से आप कह सकते हो, मास को m से, और एक्सेलरेशन को a से कह सकते हो। ठीक है, इसको आप इससे मास भी निकाल पाओगे इसी फॉर्मूले से, इससे फोर्स निकाल पाओगे, इसी से एक्सेलरेशन आप निकाल सकोगे। ठीक है, a इक्वल टू एफ अपॉन एम भी हो जाएगा, a इक्वल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात का ध्यान आप सभी जरूर रखिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है ये क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। When a 0.1 किलोग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 5 किलोग्राम गन, यानी कि गन का जो वेट है वो 5 किलोग्राम है, उसमें जो लगी गोली है वो 0.1 किलोग्राम की है, यानी कि वो 100 ग्राम की है, विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। फोर्स F आप कितना लगा रहे हो, 2 न्यूटन लगा रहे हो। ठीक है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट एंड द गन, यानी कि गन का एक्सेलरेशन और बुलेट का एक्सेलरेशन बताना है, दोनों का अलग अलग होगा। कैसे अलग होगा अभी मैं बताता हूं। तो देखिए, फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द इनिशियल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ गन, तो यहां पर आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन निकालना है ना, ए निकालना है, तो ए इक्वल टू एम अपॉन एफ अपॉन एम होता है। तो फोर्स आपका 2 न्यूटन का है, और गन की आप निकाल रहे हो ना, तो गन 5 है, तो 2/5 आपने जब डिवाइड दिया तो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, हमेशा लगाइए। आप जब आप बुलेट की एक्सेलरेशन निकालेंगे तो बुलेट का मास क्या है, 0.1 है। देखिए यहां पर वैल्यू चेंज हो गई ना, यहां पर 5 था, यहां पर 0.1 हो गई। तो जब आपने डिवाइड किया तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो एक्सेलरेशन का किसकी ज्यादा हुई, बुलेट की ज्यादा हुई। जब आप गोली चलाएंगे तो बंदूक पीछे होगी और आपकी बुलेट आगे जाएगी। इसमें आप सेकंड लॉ भी देख पाएंगे, थर्ड लॉ को भी देख पाएंगे। तो यहां पर दिया गया है, even though the pair of forces are equal in magnitude, the magnitudes of acceleration are not equal because their masses are different। ठीक है, फोर्स अप्लाइड वही हो रहा है, लेकिन मास आपका डिफरेंट है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी डिफरेंट आपका आ जाएगा। और यहां पर नोट पे आप पढ़ सकते हैं, even though the force acting on the two interacting objects are always equal in magnitude, they do not in general produce equal acceleration. This is because the masses of the object upon which they are acting may be different। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थर्ड लॉ की तरफ चलेंगे, तो देखिए इसमें कहा गया है कि whenever one object exert a force on a second object, the second object exert an equal and opposite force on it। ठीक है, so every action has an equal and opposite reaction। जैसे आपने बंदूक को फायर किया ना, आपके पास गन है, आपने फायर किया तो गोली तो आगे निकली, जिस फोर्स से, फोर्स एक ही लग रहा है, फोर्स जिस फोर्स से वो गोली आपकी आगे निकली है उसी फोर्स से वो एग्जर्ट पीछे करेगा, बंदूक भी पीछे जाएगी। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपका इसमें हो जाएगा। इसी तरीके से जो स्विमर होता है ना, स्विमर आप जानते हो, उस पर खड़ा होता है, थोड़ा वो उछलता है, उसके बाद वो कूदता है। तो जब कूदता है, कूदने से पहले वो क्या करता है, अपने आप को बेंड करता है। बेंड जब करता है तो अपने बॉडी से, लेग से वो नीचे की ओर प्रेशर लगाता है, और उसके बाद जो है वो आगे की तरफ जंप करता है। तो जब आगे की तरफ जंप करता है, जिस पोडियम पर वो खड़ा रहता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वो थोड़ा आपका नीचे झुक जाता है। जब वो नीचे झुकता है तो ये आगे आपका बढ़ता है। तो ये आपका थर्ड लॉ बताता है। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, द मोशन ऑफ लिफ्ट फ्रॉम एन एयरफॉइल, द एयर इज डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड and the airfoil action, and in reaction the wing is pushed upward। The motion of a spinning ball, the air is deflected to one side and the ball reacts to moving in opposite direction। इसी तरीके से जेट इंजन, आपके रॉकेट्स न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करते हैं। इसी तरीके से जब आप बोट पे रहते हो तो जो नाविक होता है, बोट आपका चलाता है, तो क्या करता है, उस चप्पू को पीछे करता है, लेकिन बोट आपकी आगे जाती है। तो ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आप साइकिल में भी देख सकते हैं, जब हम चलते हैं, वॉक करते हैं, तो वो भी आपके न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। तो एक ही समय में आपको न्यूटन के तीनों लॉ दिख जाएंगे। अगर आप खड़े हैं तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ दिख जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सेकंड लॉ दिख जाएगा, थर्ड लॉ भी आपको दिख जाएगा। तो ये चीजें हैं जिसको हमको सही तरीके से समझनी है और रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स को लेकर चलना है। एक बार हम इसको रिव्यू कर लें। न्यूटन फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन until unless any external force apply on it। सेकंड लॉ क्या कहता है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट।
थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए एट अ ग्लैंस की बात करें, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, पहला। दूसरा, न्यूटन का फर्स्ट सेकंड लॉ थर्ड लॉ तो हमने पढ़ ही लिया है। और मैं आपसे चाहूंगा कि इस सेशन को अपनी तरफ से लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, तो आप सभी जरूर पूछें। विश यू ऑल द बेस्ट।